हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए क्लास 11th के बहुत ही बेहतरीन 3 टॉपिक लेकर आए हैं, जो तीनों ही इसी क्लास में आपके फिनिश होंगे। वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन, तीनों ही टॉपिक पर चर्चा आज इस क्लास में करेंगे। तीनों ही फिनिश होंगे और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी 2021 में कर रहे हो, मेडिकल लाइन में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फार्मेसी, पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, सीपी नेट, आरयूएचएस, किसी भी एग्जाम की तैयारी यदि आप कर रहे हो तो ये तीनों ही टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यदि इन टॉपिकों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो यदि आपने इस क्लास को पूरा देख लिया तो एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो क्लास को कंप्लीट देखिएगा, साथ में पेन और कॉपी लेकर बैठे, जो भी पॉइंट हम आपको बताएं उसे उस पर नोट डाउन करते हुए चले, जिससे आप इन चीजों को बाद में रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आशा करती हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी भी लगेगी और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, जिससे उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स हमसे न्यू जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ऑल को पर क्लिक कर ले, जिससे हम जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालें आपके पास तुरंत हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो देखो इसके जो एमसीक्यू है, एक बात आपको और बता देते हैं, इसके जो एमसीक्यू है वो आपको सुबह जो हमारी टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसमें मिलेंगे। जो टॉप 1000 क्वेश्चन की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो मिक्सचर क्वेश्चन हम आपके लिए डालते हैं उसी में आपको इसके एमसीक्यू मिलेंगे। जो भी इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में आने लायक होंगे वो सभी एमसीक्यू आपको सुबह की क्लास में मिलेंगे, तो उस क्लास को देखना बिल्कुल भी अब न भूले। शाम को जो भी बायोलॉजी क्लास होगी उसके सभी एमसीक्यू आपको सुबह की क्लास में मिला करेंगे। जो भी इंपोर्टेंट होंगे, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हो या जो आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन आपको उसी वीडियो में मिला करेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिए थोड़ा और उन वीडियो को जरूर देखा करें। तो चलिए बात करते हैं वायरस। सबसे पहले वायरस पर बात करेंगे, फिर बचे हुए दो टॉपिक पर। वायरस जो है वो किस भाषा से लिया हुआ शब्द है, सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से उठता है। तो वायरस जो है वो आपका लैटिन भाषा से लिया हुआ शब्द है, एक प्रकार का लैटिन शब्द है। वायरस जो है, जो शब्द लिया गया है वो लैटिन भाषा से शब्द लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विष। क्या होता है? विष यानी कि जहरीला। वैसे भी विषाणु, विष प्लस अणु यानी विष से बने हुए अणु होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए प्लस पादपों के लिए, दोनों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। विषाणु दोनों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं, यानी विष से बने हुए अणु, जिसे हम क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं, जो लैटिन भाषा से लिया हुआ शब्द है। कहां से लिया हुआ है? लैटिन भाषा से। तो एक क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है कि वायरस किस भाषा से लिया हुआ शब्द है, तो लैटिन भाषा से लिया शब्द है, यानी लैटिन शब्द है एक प्रकार का, जिसका अर्थ होता है विष। क्या होता है? विष। अब बात करते हैं कि वायरस का अध्ययन किसमें किया जाता है, स्टडी ऑफ वायरस। देखो बिल्कुल जीरो लेवल से आपको हाई लेवल तक ले चलेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं है तो आप कंप्लीट इस क्लास को देखते हो। तो वायरस एक विषाणु, जिस वायरस का जो अध्ययन किया जाता है वो आपका वायरोलॉजी में किया जाता है। किस में किया जाता है? वायरस का जो अध्ययन किया जाता है विषाणु विज्ञान में, यानी जिसे हम वायरोलॉजी कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। वायरस एक प्रकार का अकोशिकीय जीव माना जाता है। वायरस एक प्रकार का अकोशिकीय जीव मतलब कि नॉन सेलुलर है। क्यों कहा जाता है इसे नॉन सेलुलर? तो इसका मेन जो कारण है वो ये है कि जो वायरस होता है वो अन्य जो कोशिकाएं देख ली जाए, जैसे जीवों की कोशिकाएं और बाकी की देख ली जाए, जैसे जंतुओं कोशिकाएं, पादपों कोशिकाएं देखी तो उनके अंदर सभी कोशिकाएं उपस्थित है। केंद्रक है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। लेकिन वायरस के अंदर इस प्रकार की कोई कोशिकांग नहीं पाए जाते। आ माने नहीं, कोशिकी माने कोशिकीय नहीं। ये कोशिका के जैसे लक्षण इसमें नहीं पाए जाते। जो कोशिका के अंदर कोशिकांग पाए जाते वो नहीं पाए जाते, इसलिए इसे अकोशिकीय माना जाता है, नॉन सेलुलर माना जाता है। लेकिन इसके अंदर दो चीजें पाई जाती है, वो कौन कौन सी, वो अभी हम आपको आगे बताएंगे चल के। ठीक है, तो वायरस एक प्रकार का कैसा जीव है, तो वायरस एक प्रकार का अकोशिकीय जीव है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वायरस किस प्रकार का जीव है, तो वायरस एक प्रकार का अकोशिकीय जीव है। और वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। क्यों?
वायरस जैसे ही ये सजीव कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो ये अपने लक्षण दिखाने लगता है, अपनी रिएक्शन करता है, श्वसन करता है, जनन करता है, मेटाबॉलिज्म क्रियाएं करता है, यानी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं अपनी करना शुरू कर देता है। और वायरस जैसे ही पर्यावरण में होता है, पर्यावरण की यानी कि सजीव कोशिका के बाहर होता है, एनवायरमेंट में आता है, तो ये निर्जीव की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? निर्जीव की तरह कार्य कर ले। ना कोई श्वसन की क्रिया होगी इसमें, ना ही जनन की क्रिया होती है, और ना ही किसी प्रकार की मेटाबॉलिज्म क्रिया होगी। कोई क्रिया ये नहीं करता है, यानी कि बिल्कुल शांत हो जाता है। तो इसलिए वायरस को सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी कहा जाता है। किसकी कड़ी कहा जाता है? सजीव, क्योंकि इसमें सजीव के भी लक्षण पाए जाते हैं और निर्जीव के भी लक्षण पाए जाते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी इसे कहा जाता है। किसे? विषाणु यानी वायरस को। ठीक है, तो ये तीनों ही पॉइंट इंपोर्टेंट है, अच्छे से नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, डिस्कवरी। डिस्कवरी इस वायरस से संबंधित जो डिस्कवरी की गई वो किस किस वैज्ञानिकों के द्वारा की गई हुई थी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि विषाणु की खोज करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? विषाणु की खोज करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो वो आपके इवानोवस्की थे। इवानोवस्की नाम के, इनका पूरा नाम है डिमित्री इवानोवस्की। डिमित्री इवानोवस्की नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1892 ईस्वी में सबसे पहले वायरस को देखा था। लेकिन ये नहीं समझ पाए थे कि ये विषाणु ही है या वायरस ही है। इन्होंने नाम नहीं दिया था। ये इन्होंने देखा था उसे, लेकिन ये इन्होंने नाम नहीं दिया था। इन्होंने ये नहीं देखा समझ पाए, उन्होंने नाम दिया था कि ये विषाणु ही है। ठीक है, तो सबसे पहले जो खोज की थी वायरस की वो किसने की थी? इवानोवस्की के द्वारा की गई थी। और इन्होंने जो सबसे पहले वायरस को देखा था वो किस वायरस को देखा था? तो तंबाकू की पत्तियों में एक वायरस पाया जाता है जिसे कहते हैं टोबैको मोजेक वायरस। टीएमवी की फुल फॉर्म होती है टोबैको मोजेक वायरस। इसमें किस प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है वो अभी हम आपको आगे बताएंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। टीएमवी में किस प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है? तो सबसे पहला खोजा गया जो वायरस होता है वो आपका क्या होता है? टीएमवी वायरस। किसने देखा था सबसे पहले? तंबाकू की पत्तियों में इवानोवस्की के द्वारा सबसे पहले देखा। इन्होंने देखा कि ये पत्तियां में ये जो पत्तियां थी तंबाकू की वो बहुत यानी चितकबरी हो चुकी थी, बहुत प्रकार के उनमें स्पॉट आए थे, चितकबरे धब्बे से पड़ गए थे। तो उन्होंने सोचा ये किसके कारण है, तो उन्होंने उसका रस निकाला, चेक किया, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि एक प्रकार का कोई इसमें विष है, कोई टॉक्सिन पदार्थ बना जिसकी कारण से ये पत्तियां बेकार हो चुकी हैं। लेकिन ये पता नहीं कर पाते ये क्या है, क्या ये चीज है क्या। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो सबसे पहले यही बनता है आपके लिए कि सबसे पहला खोजा गया वायरस कौन सा था? तो सबसे पहला खोजा गया वायरस आपका टीएमवी था। किसने देखा था सबसे पहले? इवानोवस्की ने 1892 ईस्वी में देखा था। वैज्ञानिक जो पाश्चर थे, वायरस नाम किसने दिया था आपसे ये पूछा जाए तो जो वायरस नाम है वो आपका पाश्चर नाम के वैज्ञानिक ने दिया हुआ था। दूसरा क्वेश्चन आपका यहां से बनता है। तीसरे की बात करते हैं, तो वायरस जो है डब्ल्यू.एम. स्टैनले ने 1935 में तंबाकू के मोजेक विषाणु का सर्वप्रथम क्रिस्टलीकरण किया। इवानोवस्की के बाद फिर ये आए, तो इन्होंने कहा ये ऐसा क्यों हो रहा है, पत्तियां ये खराब क्यों हो रही, इसमें क्या ऐसी चीज है जिसके कारण ये बेकार पत्तियां हो रही तंबाकू की। तो उन्होंने जब इसे देखा तो उन्होंने क्या किया, उनके रबों को यानी कि उसमें जो रस था उसे अलग किया, क्रिस्टलाइजेशन किया। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है अच्छे से याद कर लेना यही क्वेश्चन कि किस वैज्ञानिक ने तंबाकू के मोजेक विषाणु का सर्वप्रथम क्रिस्टलीकरण यानी उसे रबों के रूप में प्राप्त किया था। रबों के रूप में किसने अलग किया था, किसने प्राप्त किया था, किस वैज्ञानिक ने? तो डब्ल्यू.एम. स्टैनले ने 1935 ईस्वी में। ठीक है, तो ये तीनों ही क्वेश्चन अच्छे से आप लोग याद कर लेना। क्रिस्टलीकरण किसने किया था? डब्ल्यू.एम. स्टैनले ने। वायरस नाम किसने दिया? पाश्चर ने। और खोज किसने की है? तो इवानोवस्की ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विषाणु न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन कोट से मिलकर बना होता है। विषाणु जो होता है उसमें दो ही चीजें है जो हम अभी बात कर रहे थे, यानी कि विषाणु में दो चीजें पाई जाती है, बाकी की कोशिका के अंदर जो भी होती है चीज वो नहीं इसमें होती है। एक कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम का होना, ईआर का होना, ये इसमें नहीं पाया जाता। लेकिन दो चीजें ये पाई जाती हैं, वो कौन कौन सी? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन का खोल चढ़ा हुआ होता है। वायरस के ऊपर न्यूक्लिक अम्ल यानी वायरस जो होता है, जैसे ये वायरस है
तो इसके अंदर कोई न्यूक्लिक अम्ल होगा और इसके ऊपर जो प्रोटीन का एक खोल चढ़ा हुआ होता है। तो विषाणु जो होता है वो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन कोट से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए इसे न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहा जाता है। वायरस में कौन सा रसायन पाया जाता है यदि आपसे पूछा जाए तो वायरस में न्यूक्लियो प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल जो होगा वो क्या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। यहां से क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम में कि वायरस जो होता है, विषाणु होता है, उसमें न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, उसमें न्यूक्लिक अम्ल कौन सा पाया जाता है। तो आपको पहले से भी पता होगा, न्यूक्लिक अम्ल जो इसमें पाया जाता है या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, इस बात को ध्यान में रखें। तो इसमें जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। आप ये टिक ना करें डीएनए और आरएनए, आपको दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे डीएनए या आरएनए या डीएनए और आरएनए, तो आप हमेशा जो टिक करना आपको करना है वो डीएनए या आरएनए पर टिक करना होगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल पर एक प्रोटीन का आवरण चढ़ा होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है कि विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल, जैसे ये देखो विषाणु है आपका, ये विषाणु जैसे हमने आपका बनाया इस प्रकार से, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन का खोल चढ़ा हुआ है और इसके अंदर ये न्यूक्लिक अम्ल भरा हुआ है, चाहे आपका डीएनए हो सकता है चाहे आपका आरएनए हो सकता है। तो विषाणु जो न्यूक्लिक अम्ल है उसके ऊपर ये प्रोटीन है और इस प्रोटीन के खोल को एक नाम दिया गया है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सिड। अब बात की जाए कैप्सिड की सबसे छोटी इकाई को कैप्सोमियर कहते हैं। विषाणु के ऊपर जो प्रोटीन का खोल चढ़ा होता है उसे कैप्सिड कहा जाता है। और ये जो कैप्सिड जिन इकाइयों से मिलकर बने हुए हैं, जो खोल जिन इकाइयों से ये मिलकर बने, कैप्सिड का निर्माण कैसे हुआ है, तो उसकी जो सबसे छोटी इकाई है वो आपको उसे क्या कहा जाता है, उसे कैप्सोमियर कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कैप्सिड की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, तो कैप्सोमियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैप्सोमियर। यानी कि विषाणु के ऊपर जो प्रोटीन का खोल चढ़ा है उसे कैप्सिड कहा जाता है और कैप्सिड की सबसे छोटी इकाई जो यूनिट है उसे कैप्सोमियर कहा जाता है। जैसे ये इकाई है, ये जो खोल, ये किससे मिलकर बने? कैप्सोमियर से मिलकर बने हुए होते हैं। तो ये पॉइंट आपको सभी समझ में आ गए होंगे। प्रोटीन क्या है, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल में कौन सा न्यूक्लिक अम्ल होगा और उसके प्रोटीन का जो खोल चढ़ा होता है उसे क्या कहा जाता है, और कैप्सिड की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, तो कैप्सोमियर कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वायरस परजीवी होते हैं। वायरस जो होते हैं वो परजीवी होते हैं, पैरासाइटिस होते हैं। क्या तो ये जंतुओं के ऊपर जाएंगे, अपना काम करेंगे जाके, पूरा वहां पर रिएक्शन करेंगे जाके, क्या पादपों के ऊपर यानी कि या बैक्टीरिया के ऊपर। ये कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं, दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जीवाणु पर अटैक करने वाले। यहाँ नोट में जो पॉइंट ये तीनों लिखे हैं बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है। जीवाणु पर अटैक करने वाले विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल जो होगा वो डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। कौन सा होता है? डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। जो जीवाणु ऐसे जो विषाणु जो होंगे वो जीवाणु पर अटैक करे, ऐसे विषाणु जो जीवाणुओं पर अटैक करते हैं, जीवाणुओं से अपना रिएक्शन करते जाके जीवाणुओं के ऊपर, तो उनमें जो न्यूक्लिक अम्ल होगा वो डबल स्ट्रैंड डीएनए होगा। कौन सा होगा? डबल स्ट्रैंड डीएनए। डबल स्ट्रैंड डीएनए होगा उनमें। कैसा डीएनए होगा? डबल स्ट्रैंड। न्यूक्लिक अम्ल जो होगा वो डबल स्ट्रैंड होगा। पादप पर अटैक करने वाले अधिकांश विषाणु कैसे होते हैं? तो पादप पर अटैक करने वाले जो अधिकांश विषाणु होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। जो आपका टीएमबी वायरस है जो तंबाकू की पत्तियों पर पाया जाता है वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, उसमें न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। जो आपका टीएमबी वायरस है उसमें कौन सा आरएनए होता है यदि आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। कौन सा होता है? सिंगल स्ट्रैंड, यानी एक रज्जु की आरएनए उसमें पाया जाता है। जबकि जीवाणु पर पूछा जाए तो डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। बात करते हैं जंतुओं पर अटैक करने वाले विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल कौन सा होगा? तो जो जंतुओं पर अटैक करने वाले विषाणु में जो न्यूक्लिक अम्ल होगा वो डबल स्ट्रैंड डीएनए हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए हो सकता है और डबल स्ट्रैंड आरएनए हो सकता है। तीनों में से कोई भी हो सकता है, ये कोई क्लियर नहीं है। तो आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे।
जीवाणु पर पूछा जाए, जीवाणु पर अटैक करने वाले विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल डबल स्ट्रैंड डीएनए। पादप पर पूछा जाए तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जैसे कि टीएमबी वायरस। और जंतुओं पर पूछा जाए तो डबल स्ट्रैंड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए और डबल स्ट्रैंड आरएनए हो सकता है। ठीक है, तो ये तीनों ही पॉइंट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विषाणु को 5 जगत वर्गीकरण में कोई स्थान नहीं मिला। पूछा जाता है क्वेश्चन, क्या विषाणु को 5 जगत वर्गीकरण जो R.H. व्हिटकर के द्वारा दिया गया था, R.H. व्हिटकर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा जो 5 जगत वर्गीकरण दिया गया था, मोनेरा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, क्या इसमें विषाणु को स्थान मिला है? तो विषाणु को स्थान नहीं मिला, क्योंकि वो अकोशिकी होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई संरचना नहीं है, इसलिए उसे कहीं स्थान नहीं दिया इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या 5 जगत वर्गीकरण में R.H. व्हिटकर ने विषाणु को स्थान दिया है किसी जगत में, पांचों में से? तो किसी भी जगत में इसे स्थान नहीं दिया, किसी भी जगत में इसे नहीं रखा गया है। नहीं तो आपने पढ़ा होगा, कहीं नाम सुना विषाणु का? नहीं सुना है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं विभिन्न प्रकार के विषाणु। विषाणु जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहले जीवाणु भोजी, जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज, वेरी इंपोर्टेंट है। जीवाणु भोजी क्या होते हैं अभी हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज जो की गई थी वो ई टॉल्ट नाम के वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ई टॉल्ट नाम के वैज्ञानिक के द्वारा 1915 ईस्वी में की गई थी। किसकी खोज? जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज की खोज। जीवाणु भोजी का मतलब क्या होता है? तो ऐसे विषाणु जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं उनको जीवाणु भोजी कहा जाता है। यह एक प्रकार का विषाणु होता है जो जीवाणुओं पर भक्षण करता है, जीवाणुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियो का मतलब बैक्टीरिया और फेज का मतलब है भक्षण करना। तो ऐसे विषाणु जो जीवाणुओं पर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरियोफेज क्या है, तो बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का विषाणु है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें बैक्टीरिया शब्द लगा है तो वह बैक्टीरिया पर टिक कर देते, पर आपको ऐसा नहीं करना है। बैक्टीरियोफेज जो होता है वो एक प्रकार का विषाणु होता है जो जीवाणुओं का भक्षण करता है। ठीक है, अब आपको क्लियर अच्छे से हो चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बैक्टीरियोफेज में किस प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है जो विषाणु होता है? अभी हमने आपको बताया था कि ऐसे विषाणु जो जीवाणुओं पर आक्रमण करते हैं उनमें डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। कौन सा होता है? डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है जो एक प्रोटीन आवरण से ढका हुआ होता है। अभी हम आपको बैक्टीरियोफेज की फिगर दिखाएंगे कैसा होता है। बैक्टीरियोफेज कैसा होता है? बैक्टीरियोफेज में जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है और जो प्रोटीन आवरण से ढका हुआ होता है। इसमें 2 प्रकार के चक्र देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि बैक्टीरियोफेज में कितने प्रकार के चक्र देखने को मिलते हैं। तो लाइटिक चक्र होता है, एक लाइसोजेनिक चक्र होता है। सबसे पहले समझेंगे लाइटिक चक्र क्या होता है, उसके बाद समझेंगे लाइसोजेनिक चक्र क्या होता है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हम आपको बैक्टीरियोफेज का फिगर्स बनाते हैं। बैक्टीरियोफेज किस प्रकार का होता है उसका थोड़ा फिगर बनाते हैं, उसमें क्या क्या होता है। तो उसके बाद हम आपको लाइटिक चक्र समझाएंगे। लाइटिक चक्र होता क्या है? जो बैक्टीरियोफेज में होने वाला एक साइकिल होती है जिसे हम कहते हैं लाइटिक। लाइटिक का मतलब आप समझ चुके होंगे। लाइटिक का मतलब है किसी चीज को तोड़ना, किसी चीज को तोड़ फोड़ के किसी चीज को तोड़ फोड़ के बाहर निकलना। ये क्या होता है? लाइटिक साइकिल होती है। कैसे? देखो अभी हम आपको समझा रहे हैं, अच्छे से समझे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बैक्टीरियोफेज का थोड़ा फिगर बना लेते हैं। तो देखो बैक्टीरियोफेज कुछ इस प्रकार का होता है। कैसा होता है? कुछ इस प्रकार का होता है। ये उसका क्या होता है? कॉलर होता है। जो बैक्टीरियोफेज है ये उसका क्या होता है? बैक्टीरियोफेज ये उसका कॉलर जिसे कहते हैं, आपका कॉलर जो होता है शर्ट, तो ये उसका कॉलर होता है। ये क्या होता है? कॉलर होता है। और ये उसके अंदर डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। कौन सा डीएनए होता है? डबल स्ट्रैंड, उसके अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। और ये न्यूक्लिक अम्ल के ऊपर जो प्रोटीन का खोल चढ़ा हुआ है ये इसे क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। जो डबल स्ट्रैंड हमने आपको बताया था कि न्यूक्लिक अम्ल के ऊपर एक प्रोटीन का खोल चढ़ा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। तो ये प्रोटीन का खोल हो गया। उसके बाद इसमें क्या होता है? उसके बाद इसकी गर्दन होती है, नेक यहीं पर होती है,
और नेक के बाद इस चीज को क्या कहा जाता है, शीथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शीथ। यहाँ पर नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना, SHEATH, इसे क्या कहा जाता है, शीथ कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसमें टेल फाइबर्स निकलते हैं, छोटे छोटे तंतु यानी कि टांगे सी निकलती हैं, जिनको टेल फाइबर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेल फाइबर्स, इनको कहा जाता है टेल फाइबर्स। आप नोटबुक पे नोट डाउन कर ले, टेल फाइबर्स के नाम से इनको जाना जाता है। और ये क्या होता है, इसका कॉलर होता है, इसे शीथ कहते हैं। और यहाँ से क्या होता है, ये जो डबल स्टैंड RNA, जो डबल स्टैंड DNA होता है, वो प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन खोल के अंदर बना हुआ होता है, प्रोटीन के अंदर पाया जाता है। सॉरी, उसके जो प्रोटीन का खोल है उसके अंदर क्या होता है, डबल स्टैंड DNA आपका पाया जाता है। और ये इसका क्या होता है, तो कॉलर होता है। ठीक है, तो ये किसका जो फिगर हमने आपको बनाया, ये बैक्टीरियोफेज का फिगर है। अब आगे चलिए, आगे हम आपको समझाते हैं लाइटिक साइकिल क्या होता है। लाइटिक साइकिल क्या होता है, तो लाइटिक साइकिल थोड़ा यहाँ पर समझ लेते हैं क्या है। जीवाणु के अंदर अनेक जीवाणु भोजी बन जाते हैं। जीवाणु के अंदर, क्योंकि जो जीवाणु भोजी मतलब उसका क्या है, ऐसे विषाणु जो जीवाणु पर आक्रमण करते हैं। तो यहीं पर भाई चीज लिखा है, जीवाणु के अंदर अनेक जीवाणु भोजी बन जाते हैं, जिससे जीवाणु कोशिका फट जाती है, यानी टूट जाती है, और अनेक विषाणु मुक्त होते हैं। कैसे, देखो अभी हम आपको समझाते हैं। जैसे ये हमने आपका एक जीवाणु बनाया, ये आपका कोलाई नाम का एक जीवाणु है, जो आपके कहाँ पाया जाता है, छोटी आंत में पाया जाता है, एस्चेरिया कोलाई से कहा जाता है। ये आपका जीवाणु है, और जीवाणु के अंदर क्या पाया जाता है, DNA होता है, जो भी आपका वृत्ताकार होता है, जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। जीवाणु के अंदर एक DNA पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। उसके साथ साथ आपका ये जीवाणु भोजी आया, क्या आया आपका, ये जीवाणु भोजी, जिसके टांगे भी है, यानी बहुत अच्छी एकदम वीआईपी टांगे हैं, बहुत अच्छी तरीके से। ये इसकी देखो टांगे हैं, ये इसका डबल स्टैंड DNA है। क्या है, DNA। ये डबल स्टैंड DNA, ये टांगे क्या हो, जो फाइबर्स, जो टेल फाइबर्स इसके हैं, वो इस पर चिपकेंगे, आके जीवाणु पर चिपकेंगे आगे। इनका काम क्या है, चिपकना यहाँ पर। और चिपकने के बाद ये क्या करेंगे, जो डबल स्टैंड में जो DNA होगा, वो इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, इसके अंदर क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। और ये अपना जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो इसमें छोड़ देगा, एंजाइम होगी वो भी इसमें छोड़ देंगे। तो ये जो फाड़ के, ये जो कोशिका भित्ति इस पर चढ़ी हुई है, वो इसको फाड़ के आते हैं, तोड़ के अंदर प्रवेश करते हैं। तो वो एक एंजाइम स्रावित करते हैं, जिसका नाम है लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसो एंजाइम की सहायता से ये इसकी कोशिका भित्ति को टूट के अंदर प्रवेश कर देते हैं। लाइसोजाइम क्या होता है, लाइसोजाइम। फिर क्या होता है, ये जैसे ही प्रवेश कर देते हैं, तो ये भी अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इनकी जेनेटिक मटेरियल को, ये जो इसके ऊपर जो जेनेटिक मटेरियल है जीवाणु के अंदर, वो उसको ये फाड़ के और ये अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट कर देती है। यानी कि अपने बहुत ज्यादा बैक्टीरियोफेज अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट कर देंगे। अपनी कॉपी यानी अपने जेनेटिक मटेरियल को इसमें मिक्सचर कर देंगे, और ये अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ये अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ज्यादा ये इसके अंदर जीवाणु भोजी जब बन जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, इसकी कोशिका भित्ति को तोड़ के बाहर निकल आते हैं। क्या कर जाते हैं, बहुत सारे जीवाणु भोजी क्या होते हैं, बाहर निकल के आ जाते हैं, यानी कि, और निकलने के बाद ये दूसरे जीवाणुओं पर आक्रमण कर देते हैं। तो इस साइकिल को ही हम लाइटिक साइकिल कहते हैं। मतलब कि कोई जीवाणु भोजी किसी जीवाणु पर आक्रमण करता है, अपना DNA छोड़ेगा के, अपना जो जेनेटिक मटेरियल वो आपस छोड़ेगा, और छोड़ने के बाद उसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल होगा, यानी उस पर अपना अधिकार जमा लेता है, अपनी कॉपी बनाने लगेगा, अपनी टू कॉपी बनाने लगेगा। कॉपी बनाने के बाद जब बहुत ज्यादा उसके अंदर हो जाएंगे जीवाणु भोजी, तो वह फाड़ के तोड़ के कोशिका भित्ति को बाहर निकल आएगा, और बहुत ज्यादा जीवाणु भोजी बन के तैयार हो जाते हैं, और ये दूसरों पर आक्रमण करते हैं। तो इसे कहते हैं हम लाइटिक चक्र। क्या कहते हैं, लाइटिक चक्र कहते हैं इसे हम। क्या कहते हैं, लाइटिक चक्र। तो आपको लाइटिक चक्र समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं किस पर, लाइसोजेनिक चक्र क्या होता है। लाइसोजेनिक थोड़ा सही है, इससे ये तोड़ फोड़ के बाहर निकल आता है, वो इतनी जल्दी नहीं आता है। सबसे पहले वहां पर लाइसोजेनिक चक्र चलता है, फिर उसके बाद लाइटिक चक्र आरंभ हो जाता है। चलिए वो भी हम आपको थोड़ा दिखा देते हैं। यहाँ से देखो, समझने की चीज है कि लाइटिक पूछा जाता है इतना कि लाइटिक चक्र और लाइसोजेनिक चक्र कहाँ चलते हैं, किस जीव में चलते, तो वो आपके जीवाणु भोजी में चलते। तो एक बार यहाँ पर हम परिभाषा आपको और सुना देते हैं।
जीवाणु के अंदर अनेक जीवाणु भोजी बन जाते हैं, जिससे जीवाणु कोशिका फट जाती है और अनेक विषाणु मुक्त हो जाते हैं, यानी अनेक विषाणु उसके बाहर निकल आते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दूसरी साइकिल। दूसरी साइकिल इसकी है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल क्या होती है? इसमें बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी का आनुवांशिक पदार्थ पोषी कोशिका, पोषी जीवाणु जो होस्ट जीवाणु है उसके गुणसूत्र से जुड़ जाता है तथा जब अलग होता है तो लाइटिक साइकिल से आरंभ करता है। इसमें क्या होता है, जैसे ये आपका कोई विषाणु हुआ, ये आपका कोई जीवाणु भोजी जिसे हम विषाणु कहते हैं, ये आपका विषाणु है और ये कोई आपका जीवाणु है। ये इसके अंदर प्रवेश करेगा, इसके अंदर प्रवेश करेगा भाई, जो हमने पहले फिर जीवाणु भोजी का उसी प्रकार का बनेगा, आप इस प्रकार से थोड़ा समझ लीजिएगा। ठीक है, ये इसके अंदर डबल स्ट्रैंड डीएनए है और डबल स्ट्रैंड डीएनए, और इसके अंदर आपको पता है पहले से कोई डीएनए होगा, यानी इसके अंदर कोई ना कोई अनुवांशिक पदार्थ होगा जीवाणु के अंदर। किसके अंदर? जीवाणु के अंदर। तो ये जीवाणु इस पर आएगा और इसके जो जीवाणु, इसके जो यानी डबल स्ट्रैंड डीएनए जो विषाणु के अंदर से निकला है, वो यहाँ पर अपना कॉपी बनाएगा आके, यानी कि उससे जुड़ जाएगा, कॉपी नहीं बनाएगा। यहाँ पर थोड़ा देखो, समझो, ध्यान से समझना, एक बार हम दोबारा से बना रहे हैं। ये आपका बैक्टीरियोफेज है, ये आपका बैक्टीरियोफेज है, इसके अंदर डबल स्ट्रैंड डीएनए है और ये आपका कोई जीवाणु है, ये आपका क्या है? कोई जीवाणु है और इसके अंदर क्या है? ये आपका जीवाणु के अंदर कोई आपका डीएनए जेनेटिक मटेरियल बना हुआ है। ये इस पर आके चिपकेगा आगे, और चिपकने के बाद ये क्या करेगा? ये अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर छोड़ेगा और जेनेटिक मटेरियल छोड़ने के बाद ये क्या, इसके जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो यहाँ पर इसके अंदर चिपकेगा, यानी इसके अंदर क्या होगा? अपनी यहाँ पर गुणसूत्र जो इसके होंगे वो इसके अंदर जुड़ जाते हैं। यहाँ पर ये देखो जुड़ गया, और जुड़ने के बाद ये अपनी बहुत सारी कॉपी बनेगा, 1 से 2 बना लेगा। एक जीवाणु से कितने जीवाणु बन जाएंगे? 2 जीवाणु बन जाएंगे। और इसके साथ ये विषाणु भी चल रहा है, इसके साथ ये विषाणु भी चल रहा है। और ये धीरे धीरे क्या करेगा? जब इसकी इच्छा आएगी, एकदम पे इसमें जोश आएगा, तो ये क्या करता है? इसमें लाइटिक साइकिल फिर प्रारंभ हो जाती है। कौन सी साइकिल? लाइटिक साइकिल प्रारंभ हो जाती है। तो ये फिर उसकी कोशिका भित्ति को फाड़ फूड़ के और बाहर बहुत सारी कॉपियां वहां पर बना लेता है। तो यहाँ पर मेन काम क्या है कि ये क्या करता है? इसमें बैक्टीरियोफेज का आनुवांशिक पदार्थ पोषी जीवाणु कोशिका के गुणसूत्र से जुड़ता है। सिर्फ यहाँ पर सिर्फ जुड़ता है, जुड़ने के बाद अपनी यानी कॉपी बनाएगा, 1 जीवाणु से 2 जीवाणु बनने जाएंगे, तो उसके साथ वो वायरस वाला भी जेनेटिक मटेरियल चल रहा है। और जब अलग होता है तो इसमें लाइटिक साइकिल आरंभ हो जाती है। जैसे ये अलग होने की कोशिश करता है कि मुझे इससे अलग होना, जीवाणु पर अपना काम नहीं करना है, यहाँ नहीं रहना है, तो ये क्या करता है? कोशिका भित्ति को फाड़ फूड़ के अपना बाहर निकल आता है, तब वहां पर लाइटिक साइकिल प्रारंभ होगी। लेकिन पहले ये सिर्फ क्या करता है? केवल वहां पर गुणसूत्र से जुड़ता है। बैक्टीरियोफेज जो होता है वो जीवाणु से क्या करता है? उसके गुणसूत्र से जुड़ जाता है और कुछ वहां पर नहीं करता है। ठीक है, तो ये कौन सी साइकिल हुई आपकी? ये लाइसोजाइनिक साइकिल हुई। तो एक जीवाणु से 2 जीवाणु, 2 से 4, इस प्रकार से बनते रहते हैं और जब इसकी इच्छा होती है तो ये उससे अलग भी हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं विषाणु से होने वाले रोग। विषाणु से होने वाले कौन कौन से रोग है पादपों में, जंतुओं में, वो आपको बताते हैं, क्योंकि पादपों के जो रोग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तंबाकू का मौजक रोग किससे होता है? तो विषाणु से होता है। और किस में होता है? पादपों में। और किस में? तंबाकू में। ईख का मौजक रोग ये किसके कारण होता है? पूछा जा सकता है आपसे। तो शुगर केन जो मौजक होता है वो भी विषाणु के कारण होता है। लीफ कर्ल ऑफ पपाया ये किसके कारण होता है? तो ये भी विषाणु के कारण होता है पादपों में। येलो वेन मौजक ऑफ विंडी ये किसके कारण होता है? जहां पर देखो मौजक शब्द लग जाए आप समझ लेना कि वो विषाणु जनित रोग है। किससे जनित रोग है? विषाणु जनित। लीफ रोलिंग यहाँ पर कुछ नहीं लगा है, ये आपको कंफ्यूज थोड़ा कर सकता है, तो इसे अच्छे से याद कर लें। लीफ रोलिंग जो रोग है वो किसके कारण होता है? तो वो भी आपका विषाणु के कारण होने वाला रोग है। तो ये जो 5 रोग हैं वो आपके पादपों में होते, बहुत सारे हैं लेकिन इंपोर्टेंट जितने मुझे लगे वो हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं। तो ये 5 रोग है वो किसमें होते हैं? पादपों में होते हैं। किसके कारण होते हैं? तो विषाणु के कारण आपके होते। तंबाकू का मौजक रोग, ई का मौजक, लीफ कर्ल और पपाया, येलो वेन मौजक और विंडी और लीफ रोलिंग, ये सभी रोग आपके विषाणु के कारण होते हैं। अब बात करते हैं मनुष्यों में कौन कौन से रोग होते हैं विषाणुओं से। तो मनुष्य में जो होने वाले रोग है वो बहुत ज्यादा रोग है। कौन कौन से? अच्छे से आपको सभी रोग पता होने चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जुकाम को, चेचक, स्मॉल पॉक्स, गलसुआ, चिकन पॉक्स,
और मम्स जिसे कहते हैं कलचुआ को, खसरा मीजल्स जिसे कहते हैं रेबी, चिकनगुनिया, डेंगू, हेपेटाइटिस बी, ये सभी जो रोग होते हैं वो मनुष्य में विषाणु के यानी वायरस के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं। कौन से? वायरस के द्वारा उत्पन्न होने वाले। बात करते हैं टीएमबी छड़ के आकार के विषाणु होते हैं। जो टीएमबी वायरस है वो किसके आकार का होता है? तो वह छड़ के आकार का होता है। किस प्रकार का होता है? कुछ इस प्रकार से छड़ के आकार, जिस प्रकार से छड़ हमारी होती है उसी प्रकार से ये रोग होता है। किसके आकार का होता है? छड़ के आकार का ये रोग यानी रोग नहीं, सॉरी, जो टीएमबी होता है वो छड़ के आकार का विषाणु होता है। इसमें न्यूक्लिक अम्ल कौन सा होता है? तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। कौन सा होता है? सिंगल स्ट्रैंड इसमें आरएनए पाया जाता है। किसमें? टीएमबी विषाणु में। तो ये रोग अच्छे से याद कर लें। कौन कौन से? जुकाम, चेचक, गलसुआ, खसरा, रेबी, चिकनगुनिया, डेंगू, हेपेटाइटिस, ये सभी जो रोग होते हैं वो मनुष्य में विषाणु के कारण उत्पन्न होते हैं। अब आपको एक इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट है वो चलिए अभी हम आपको आगे बता देते हैं। कुछ इंपोर्टेंट टीके जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आगे हम आपको बता देंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बायरॉइड्स। बायरॉइड्स क्या होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अच्छा बनता है आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले समझते हैं कि वायरस जो बायरॉइड्स है उसकी खोज किसने की थी। वायरस आपको अच्छे समझ में आ गया, वायरस क्या है, कैसे होते हैं, बहुत सारे, और उसके चक्र कैसे बैक्टीरियोफेज में चलता है। जो चीज आपको समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं बायरॉइड्स। बायरॉइड की जो खोज की थी वो आपके टी ओ डायनर नाम के वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? टी ओ डायनर, डायनर नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1971 ईस्वी में इसकी खोज की हुई थी। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है बायरॉइड्स की खोज किसने की थी? तो टी ओ डायनर नाम के वैज्ञानिक ने की हुई थी। कब की थी? 1971 ईस्वी में। ये केवल एस आर एन ए यानी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के बने होते हैं। इसमें प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता है। बायरॉइड्स किसे कहते हैं? यदि आपसे पूछा जाए बायरॉइड्स क्या होते हैं, तो ऐसे ऐसे जीव, ऐसे सूक्ष्म जीव जो बहुत ज्यादा को ये विषाणु से भी छोटे होते। पहली बात, ऐसे सूक्ष्म जीव जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से मिलकर बने होते हैं उनमें प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता है, उसे हम बायरॉइड्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बायरॉइड्स। केवल केवल इसमें न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, इसमें प्रोटीन का जो आवरण इसके ऊपर चढ़ा होता है वो इसमें नहीं पाया जाता है। केवल केवल न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म जीव जो केवल न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बने होते हैं, वो भी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से मिलकर बने होते हैं, उनको हम बायरॉइड्स कहते हैं। इसमें प्रोटीन नहीं पाई जाती है, यानी कि ये इसमें प्रोटीन नहीं पाई जाती है, केवल केवल ये न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो ये जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद करना होगा। बायरॉइड्स क्या होते हैं? तो ऐसे सूक्ष्म जीव जो केवल न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं, उसमें प्रोटीन का आवरण नहीं होता है, उसे हम बायरॉइड्स कहते हैं। इससे एक उत्पन्न रोग है, बायरॉइड्स के द्वारा एक रोग उत्पन्न होता है पोटैटो में यानी आलू में, जिसका नाम है पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिसीज। इस रोग को अच्छे से याद कर लेना। बायरॉइड्स के द्वारा एक रोग उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिसीज के नाम से उसे जाना जाता है। जो किसके द्वारा होता है? वो बायरॉइड्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बायरॉइड्स के द्वारा उत्पन्न रोग है। क्या है? पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिसीज। और बायरॉइड्स में जो होता है, क्या बायरॉइड्स में प्रोटीन पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा बायरॉइड्स में प्रोटीन का आवरण नहीं चढ़ा हुआ होता है, उसमें केवल न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। शायद आपको यहीं पर याद हो गया होगा। अब बात करते हैं प्रियोन। बहुत ही छोटे टॉपिक ही दोनों ही। ये केवल प्रोटीन के बने होते। प्रियोन केवल केवल आपके प्रोटीन के बने होते, इसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। उसमें न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता था तो प्रोटीन नहीं थी। प्रियोन में क्या है? केवल ये प्रोटीन के बने होते हैं, इसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता। केवल केवल ये प्रोटीन के बने होते हैं, इसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है। किसमें? प्रियोन में। ये भी एक सूक्ष्म जीव है जो विषाणु की तरह होता है और इससे भी रोग, बहुत भयानक रोग उत्पन्न होते हैं दोनों से। चाहे आप बायरॉइड्स की बात कर लो चाहे प्रियोन की बात कर लो। तो प्रियोन क्या होते हैं? ये केवल प्रोटीन के बने कण होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है। इससे एक रोग उत्पन्न होता है, गाय बैल जो होते हैं उसमें एक पागल बीमारी उत्पन्न होती है जिसे हम मेड काउ डिसीज कहते हैं। पूछा जाता है कि मेड काउ डिसीज किसके कारण उत्पन्न होती है, किन कणों, किस सूक्ष्म जीव से उत्पन्न होती है? तो वो आपकी प्रियोन से उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती है? प्रियोन से उत्पन्न होती है। कौन सी बीमारी? मेड काउ डिसीज।
बकरी और भेड़ की बात कर ली जाए तो बकरी और भेड़ में एक रोग उत्पन्न होता है जिसे हम स्कारपी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कारपी नामक रोग उत्पन्न होता है, जिसे किसके कारण होता है? प्रियन के कारण होता है। किसमें होता है? तो बकरी और भेड़ में होता है। किसमें होता है? बकरी और भेड़ में होता है। तो प्रियन क्या होते हैं? ऐसे सूक्ष्म जीव जो केवल प्रोटीन के बने हुए होते हैं, उसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, यानी अनुवांशिक पदार्थ नहीं पाया जाता है, उसे हम प्रियन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रियन्स कहते हैं। और गाय बैल में कौन सा रोग होता है? तो वो आपका कौन सा होता है? मेड काउ डिसीज होता है। अब कुछ चेचक के कुछ टीके हैं विषाणु से संबंधित, जो 3 टीके इंपोर्टेंट है, अच्छे से ध्यान से सुन लेना। पहला आपका है चेचक का टीका। चेचक के टीके की खोज किसने? देखो, सबसे पहला टीका पूछा जाए, सबसे पहले खोजा हुआ टीका कौन सा है, तो वो आपका चेचक का टीका है, जो एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा। कितनी ईस्वी में? तो ये ईस्वी अच्छे से याद कर लेना, 1796 ईस्वी में। दूसरा टीका रेबीज का टीका। रेबीज का टीका किसके द्वारा खोजा गया था, ये आपसे पूछा जाता है, तो लुई पाश्चर के द्वारा खोजा गया था। लुई पाश्चर के द्वारा 1880 ईस्वी में खोजा गया था। किसके द्वारा? लुई पाश्चर के द्वारा। लुई पाश्चर के द्वारा कौन सा टीका खोजा गया था? लुई पाश्चर के द्वारा आपका कौन सा खोजा गया था? चेचक रेबीज का टीका। जो रेबीज रोग जो होता है वो किससे उत्पन्न होता है? तो कुत्ते के काटने से उत्पन्न होता है, कुत्ता बंदर के काटने से। तीसरा आपका टीका है पोलियो का टीका। पोलियो का जो टीका है वो ई साल्क नाम के वैज्ञानिक के द्वारा, पोलियो का जो टीका है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो साल्क नाम के वैज्ञानिक के द्वारा 1957 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1957 ईस्वी में की गई थी। तो ये 3 टीके थे, इंपोर्टेंट थे, हमने आपको तीनों बता दिए। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज्यादा से ज्यादा बताएं, और इससे हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ, आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा हमको मिल रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे। अब हमारी कोशिश यही रहेगी कि एक क्लास में आपका एक टॉपिक पूरा फिनिश कर दिया जाए। एक क्लास में आपका यदि चैप्टर बड़ा है थोड़ा, तो उसे 2 दिन में ले लिया जाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश हमारी यही रहेगी अब कि एक दिन में उसे फिनिश करिए। भले 2 दिन में हम आपके लिए वीडियो लेकर आए 2 दिन बाद, लेकिन उसे फिनिश करके जाएं। ठीक है? तो कैसी लगी वीडियो आज की कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। एक क्वेश्चन आपका है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। वायरस शब्द किसने दिया था? वायरस जो नाम है वो किसने दिया था? इवानोवस्की के द्वारा जो वायरस की खोज की गई थी वो कितनी ईस्वी में की गई थी? और वायरस को रवों के रूप में किसने प्राप्त किया था? ये 3 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।